हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। आप जैसा कि जानते ही हैं कि एचपीएस एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमने प्रिलिमिनरी एग्जाम सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम 2012 से 2022 के बीच में एचपीपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के पार्ट नंबर 5 की। तो इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, आपके एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। 2023 और 2024 के लिए हमारे कुछ फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि आपका सिविल सर्विसेज है, एचएएस है, अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार है, बैंक और एसएससी के बैचेस है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं और इस कोर्सेज के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गवर्नर इन द स्टेट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। आपके पास ऑप्शन चार आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपना ऑफिस को धारण करता है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो इस केस में राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। गवर्नर होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नर जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ही इज हेड ऑफ द स्टेट। और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है। तो एज ए गवर्नर जो है उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया भी होता है और इसके साथ साथ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है। और ये जो गवर्नर का जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 153 में किया गया, तो आर्टिकल आपका 153 है। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, ये भी आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। वैसे गवर्नर जो है क्योंकि स्टेट का मुखिया होता है और स्टेट जो है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इसमें होम मिनिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है गवर्नर के अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन में। और प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो गवर्नर ऑफिस में कोई इम्यूनिटीज नहीं है। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट जब जब भी चाहे जिस भी कारण से इसको हटा सकते हैं। तो कोई इम्यूनिटीज आपको गवर्नर ऑफिस में यहाँ नहीं दिखाई देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो या बाकी दूसरी डिग्निटरीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, उनके हटाने के लिए कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है जो कि पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो गवर्नर जो है, गवर्नर को राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन के आधार पर उनको हटा सकते हैं। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद। तो आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और डी ऑप्शन आपके पास दिया गया नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ हाई कोर्ट के जज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो उसमें कंसल्टेशन किसकी होती है। तो यानी कि हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के समय कंसल्टेशन किसकी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए और हमें ये पता भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है, करवाया जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। यहाँ क्वेश्चन तो हाई कोर्ट के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा। अब अपॉइंटमेंट के समय कंसल्टेशन किसका होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और नन ऑफ द एबव चौथा ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, यानी कि ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल सेम सेम है। चलिए, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेकर। तो हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है, राष्ट्रपति जो है इसमें कंसल्ट जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट से करता है, यानी कि सीजीआई प्लस। तो कंसल्टेशन इसमें तो सीजीआई प्लस
स्टेट गवर्नर, कंसर्न जो स्टेट गवर्नर होते हैं वो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था, प्लस आपके कंसर्न जो स्टेट के चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। तो चलिए इस प्रोसीजरल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कलीजियम सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कलीजियम सिस्टम है। तो यानी कि राष्ट्रपति जो है कलीजियम से कंसल्ट करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो कंसल्टेंसी है वो कलीजियम कंसल्टेंसी है। इसमें आपको पता बहुत केसेस हुए हैं, और अभी जो कलीजियम सिस्टम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो थर्ड जज केस 1998 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेस पे है। तो थर्ड जो जजिस केस है वो आपका 1988 का है। उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट के बेस पे अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कलीजियम सिस्टम है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई का कंसल्टेशन है, उसमें सीजीआई का कंसल्टेशन में सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनसे कंसल्ट करेगा, और उनकी कंसल्टेशन के बेस पे वो रिकमेंडेशन आगे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है। तो इसमें कंसल्टेशन आपका सुप्रीम कोर्ट में कलीजियम सिस्टम, और थर्ड जज केस 1998 में ये प्रोविजन है कि कम से कम जो दो जजेस हैं उनसे कंसल्ट करना सीजीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नर होते हैं उनसे भी कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और जिस हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंडेटरी होता है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटर और अबॉलिश्ड? तो ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, चार ऑप्शन आपके पास स्क्रीन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है, यहाँ सीधा आपसे आर्टिकल पूछा गया है कि जिसके द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में इसे कह सकते हैं विधान परिषद, कि विधान परिषदों का जो गठन है उसमें जो आपके पास ये आर्टिकल कौन सा दिया गया है, यानी किस आर्टिकल के तहत जो है विधान परिषदों का क्रिएशन और अबॉलिशन दोनों किया जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास, सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा आर्टिकल नंबर 169। तो यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंडर आर्टिकल 169 के तहत जो है राज्य विधान परिषदों का गठन या उनको समाप्त किया जा सकता है, उनको क्रिएट या उनको अबॉलिश किया जा सकता है। चलिए अब इस एस्पेक्ट को भी समझते हैं, इसका प्रोसीजरल पार्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी समझते हैं। देखो जैसे हमारे संविधान में स्टेट लेवल पर विधान सभाओं का प्रावधान किया गया है, लेकिन संविधान में ये भी प्रावधान था कि ये पार्लियामेंट की चॉइस है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट में विधान जो परिषदें हैं उनका भी गठन कर सकती है, उनको अबॉलिश कर सकती है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्रिएशन और अबॉलिश की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास दी गई है। यानी ये पार्लियामेंट की शक्ति है जिसके द्वारा पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबॉलिश कर सकती है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, इस बारे में बात करेंगे। देखो यदि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को क्रिएट करना है तो उसके लिए जो शुरुआत होगी वो स्टेट असेंबली से शुरुआत की जाएगी, और उस स्टेट असेंबली का एक रेजोल्यूशन लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट है कि उस स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया हो, जो कि आपका रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना जरूरी है। तो कंसर्न्ड स्टेट, जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करना है या उसको क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, तो स्टेट असेंबली का रेजोल्यूशन इज मैंडेटरी। और ये जो रेजोल्यूशन है उस स्टेट असेंबली के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही पास हुआ हो, उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है ये आपके पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये बिल पास होता है, और ये पास आपका सिंपल आपका मेजोरिटी के साथ होगा। तो सबसे पहले स्टेट असेंबली, उसके बाद आपका पार्लियामेंट में ये बिल जाएगा, और पार्लियामेंट इस बिल को जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास कर सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिला के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका इरेक्शन और उसका अबॉलिशन की जो कुल मिला के पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उसकी जो शुरुआत है, जो इनिशिएशन है, वो आपका स्टेट असेंबली के लेवल पे किया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये एब्सोल्युटली यह राइट है कि पार्लियामेंट स्टेट असेंबली की बिल पर रिस्पॉन्ड करे या ना करे, यानी कि कुल मिला के स्टेट असेंबली का जो आपका रेजोल्यूशन है उसके बाद भी पार्लियामेंट इसको खारिज कर सकती है, पार्लियामेंट इसको
जो है या तो पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर सकती है, और पार्लियामेंट जो है इस बिल को सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करके ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश कर सकती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। यहाँ भी अगेन आपके पास क्वेश्चन सेम उसी टॉपिक से लिया गया। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 1/2 है, 1/4 है, 1/3 है, 1/6 है। तो इस केस में राइट आंसर आपका डी होना चाहिए, यानी कि 1/6 जो मेंबर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं उनको नॉमिनेट करने की शक्ति आपकी गवर्नर के पास होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गठन है, वो कैसे होता है। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें बात हम करेंगे। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में 1/3 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट असेंबली के द्वारा आपके नॉमिनेट होते हैं, और 1/3 जो मेंबर आपके हैं वो आपके म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो आपके नॉमिनेट होते हैं। 1/12 जो मेंबर होते हैं वो जो स्टेट के अंदर जो 3 ईयर स्टैंडिंग एंड जो आपके रिजाइडिंग ग्रेजुएट्स है उनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, और 1/12 मेंबर आपके हैं वो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर के द्वारा जो आपका उनका अपॉइंटमेंट होता है या उनका नॉमिनेशन होता है। बाकी 1/6 जो रिमेनिंग मेंबर आपके हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, दे आर अपॉइंटेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो कुल मिलाकर ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉम्पोजिशन के लिए, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भारत में वो कितनी है। देखो, आपको पता है कि टोटल जो स्टेट है, सभी स्टेट में तो ये है नहीं, तो कुछ एक स्टेट है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंपोज किया गया है। तो ये टोटल नंबर आपके पास 6 है। तो 6 ऐसी स्टेट्स भारत की हैं जहाँ लेजिस्लेटिव जो आपकी काउंसिल है उनको जो है जो आपका कंपोज किया गया, जिसमें कि आपकी सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इसके अलावा कर्नाटका है। तो 3 तो आपकी साउथ की स्टेट हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र है, वेस्टर्न स्टेट हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और आपके पास बिहार है। तो कुल मिलाकर भारत में 6 ऐसे स्टेट है जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल को इरेक्ट किया गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को इरेक्ट और अबॉलिश करने की जो पावर है ये पार्लियामेंट के पास है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हु हैज बीन गिवन पावर टू द फिक्स द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को फिक्स करने की पावर जो है वो किसके पास है। मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है वो स्ट्रेंथ जो है कौन डिसाइड करता है। आप ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 4 दिए गए हैं। प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सी है, सीजीआई है, चौथा आपके पास हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ये पार्लियामेंट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट्स के बारे में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट में जो स्ट्रेंथ जजेस की होगी उसमें एक्सक्लूसिव जो आपके पास पावर है वो पार्लियामेंट के पास दी गई। ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितना होगा। तो जैसे अगर आपको मालूम है कि जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे वो 7 आपके पास जजेस और एक आपका सीजीआई, यानी कि कुल मिलाकर जो है 8 जजेस आपके 1950 में थे। एंड प्रेजेंट टाइम में 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ जजेस आपके पास 34 है, एक सीजीआई और 33 आपके जज है। यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट बी ट्रांसफर। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर के बारे में प्रावधान किया गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इन दिनों एचपीपीएससी के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में आर्टिकल वाले क्वेश्चन भी अब लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी में जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट प्लस आर्टिकल आपको दोनों चीजों को आपको पढ़ना ही होगा।
आर्टिकल वाले क्वेश्चन भी इन दोनों एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आप बिल्कुल देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट से पूछा गया है, जिसमें सीधा ये पूछा गया है कि हाई कोर्ट के जज का जो ट्रांसफर है वो किस आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया। आपके पास चार ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। 222 आर्टिकल नंबर 222 यानी कि 222 या 222 के तहत हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने की शक्ति जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो सकता है, हु ट्रांसफर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ट्रांसफर करते हैं विद द कंसल्टेशन, इसमें भी आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजीआई का होगा। तो सीजीआई की कंसल्टेशन से हाई कोर्ट के किसी भी जज को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस पावर इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 222। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन आपका डीपीएसपी से है कि जो ये डीपीएसपी का आइडिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है, सिद्धांत जो है, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। आयरलैंड से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। आपको मालूम होगा कि हमारे संविधान में जो अलग अलग प्रोविजन है, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हमने बोरो किया है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बोरोइंग फीचर वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले आपको जरूर ये मालूम होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किए हुए हैं वो किन किन कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किए हुए हैं। तो यहाँ डीपीएसपी आपके पास है, तो डीपीएसपी का प्रोविजन हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। और डीपीएसपी जो है पार्ट नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल जो आपके पास है वो आपके 36 टू 51 के बीच में, जिसमें कि डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। और डीपीएसपी इज व्हाट, सोशियो इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है को अपहोल्ड करता है डीपीएसपी। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यहाँ ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट इसमें जोड़ा गया। तो ये दो पार्टीज, एक सीपीआई है, एक सीपीआईएम है। तो क्वेश्चन यहाँ सीपीआईएम से जोड़ा गया कि सीपीआईएम जो है ये पॉलिटिकल पार्टी किस साल इसका फाउंडेशन रखा गया। तो उसका राइट आंसर आपके पास होगा 1964। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 1964 में सीपीआईएम का जो गठन हुआ। देखो यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कई बार एग्जाम में जैसे सीपीआईएम पूछा गया तो ये नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी के बारे में हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भारत की जो नेशनल पार्टीज हैं उस उन पार्टीज का फाउंडेशन, उन पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और उन पार्टी की के जो सिंबल्स है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आप देखेंगे, चाहे एचपीएस का एग्जाम हो, चाहे एचपीपीएससी के दूसरे एग्जाम हो, उसमें आपको जरूर दिखाई देगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही ये पूछे जाते रहते हैं। तो जब भी एग्जाम में जाना है तो आपको नेशनल पार्टी के सिंबल, उनके पार्टी प्रेसिडेंट और उनकी फाउंडेशन की डेट एग्जैक्टली आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ अब इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो उसका राइट आंसर आपके पास डी हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का जो एग्जैक्टली इसका जो गठन है भारत में, इसका फाउंडेशन 1925 को हुआ था और इसकी एग्जैक्ट डेट है 26 दिसंबर 1925। और ये वेन्यू आपका कानपुर था। और ये आपको पता है कि प्री इंडिपेंडेंस की ये पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो कांग्रेस के बाद दूसरी दूसरी पार्टी है जिसका कि भारत में गठन हुआ, जो प्रेजेंट टाइम में अभी भी रेलेवेंट है। तो 1925 में ये पार्टी बनी, कानपुर में इसका फाउंडेशन हुआ। और लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है बाद में ये स्पिलिट हुआ इस पार्टी के अंदर। और 1964 में ये पार्टी आपकी सीपीआई से सीपीआईएम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है। तो यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। और सीपीआईएम आपको मालूम है कि देश की नेशनल पार्टी है। इससे पहले सीपीआई भी नेशनल पार्टी थी लेकिन उसको अभी विड्रॉ कर दिया गया है। तो सीपीआईएम 1964 सीपीआई से अलग हुई पॉलिटिकल पार्टी। और इसके नेशनल प्रेसिडेंट है सीताराम येचुरी। तो ये भी एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट आपकी होती है सेक्रेटरी जनरल की या आपका जनरल सेक्रेटरी, इसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती। तो सीताराम येचुरी अभी जो प्रेजेंट टाइम में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन इंडिया अ पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड इन द प्रीवियस इलेक्शन एट लीस्ट। आपके पास ये ऑप्शन, ये भी आपका क्वेश्चन जो है नेशनल पार्टी से यहाँ पूछा गया है।
देखो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टी, उनके सिंबल, उनकी फाउंडेशन डेट और उनके नेशनल प्रेसिडेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया, यदि हाल ही में यदि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो 10% ऑफ वैलिड वोट इन द फोर और मोर स्टेट्स, तो आई थिंक ये गलत। 4% ऑफ वैलिड वोट इन द फोर और मोर स्टेट्स, ये भी गलत। 15% ऑफ वैलिड वोट इन द टू स्टेट्स, ये भी गलत। और नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर इसका डी हो गया। तो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का जो रिकॉग्निशन है, उस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले उनको अच्छी खासी तरीके से आपको तैयारी करके जाना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं जी नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी देखो, जो रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन आपका टू टाइप का है, एक नेशनल पार्टी, दूसरा आपका स्टेट पार्टी के रूप में। तो सबसे पहली बात तो आपको जो रिकॉग्निशन है वो टू टाइप का, एक नेशनल पार्टी होती, दूसरी आपकी स्टेट पार्टी होती है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू, मतलब किसी भी पार्टी को रजिस्टर करना और रिकॉग्निशन का जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। यदि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद कोई भी ग्रुप जो है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसको जो है उसको रजिस्टर करे, और जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन पार्टीज को ही नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के रूप में उनको रिकॉग्निशन मिलता है। तो चलिए हम सीधा यह मुद्दे पे बात करेंगे। और हमसे ये पूछा गया है कि नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि नेशनल पार्टी के लिए जरूरी है कि जो लास्ट अभी इलेक्शन हुए हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि कम से कम जो है अभी लास्ट इलेक्शन में 6% जो आप 6% जो आपके वोट्स हैं, 6% वैलिड वोट्स मिले हों, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या आपके असेंबली इलेक्शन हो। और कम से कम ये फोर असेंबली, मतलब सॉरी, फोर स्टेट्स के अंदर पिछले लोकसभा या असेंबली इलेक्शन के अंदर 6% वोट उनको मिले हो, प्लस 4 सीटें जो है लोकसभा की भी मिली हो। तो पहला क्राइटेरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल जो अभी पोलिंग लास्ट इलेक्शन में हुई है 6% होनी, 6% वोट उनको मिलने चाहिए। और ये कम से कम आपकी 4 स्टेट में हो, चाहे इसमें इलेक्शन आपका लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे असेंबली रहा हो, प्लस आपको 4 लोकसभा की सीटें भी मिलना जरूरी है। ये पहला क्राइटेरिया है। अब दूसरे क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि 2% जो आपकी सीटें हैं वो मिलनी बहुत जरूरी है, कि 2% सीटें जो मिली हो और वो कम से कम आपकी 2% सीट्स मिली हो, और कम से कम आपकी 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो आपकी सीटें लोकसभा के चुनाव में मिली हो, दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि यदि पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी के रूप में उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो उस वो पार्टी भी नेशनल पार्टी के रूप में उसका रिकॉग्निशन उसको मिल सकता है। तो इसमें से जो भी क्राइटेरिया कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑब्टेन करती है, उस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिलता है। तो यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हाल ही में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पार्टी का, जो आपका नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन था, इसको रिव्यू किया, और उसमें कुछ पार्टीज नेशनल पार्टीज के से अभी बाहर हुई है, कुछ पार्टी जो नेशनल पार्टी के इम्बिड के अंदर अभी आई हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी, आपको पता है कि 2012 में ये पार्टी बनी, और ये नई नई अभी आपकी जो है नेशनल पार्टी के रूप में इसको रिकॉग्निशन मिला। तो कुल मिलाकर अभी जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें नेशनल पार्टी का अभी रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जिसमें कि आईएनसी यानी कि कांग्रेस है, 1885 में इसका फाउंडेशन हुआ। दूसरा उसके बाद आपको पता है कि दूसरी पार्टी आपके पास बीजेपी है, जो 1980 में ये पार्टी बनी। उसके बाद बीएसपी पार्टी भी अभी स्टिल है, हालांकि इसके ऊपर भी था कि शायद इसका नेशनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन हट जाएगा, तो 1984 में पार्टी बनी। इसके अलावा जो है आप देखेंगे सीपीआईएम है, ये 1964 में पार्टी बनी, जिससे पिछले क्वेश्चन में भी इसको हमने गो थ्रू किया, डिस्कस किया कि पहले सीपीआई थी, सीपीआई से अलग होकर पार्टी बनी सीपीआईएम। तो ये कुल मिला के 4 पार्टी होगी। नेक्स्ट पार्टी आपके पास आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, जो कि 2012 की पॉलिटिकल पार्टी है।
और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी ये 2013 की पार्टी है, ये पार्टी आपकी अरुणाचल प्रदेश पार्टी है। तो कुल मिला के 6 पॉलिटिकल पार्टी, एनसीपी, सीपीआई और आपका तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी नेशनल पार्टी पार्टी के क्राइटेरिया से बाहर हो गई है। Over to the next question. Which article of Indian Constitution provides the right to form a political party? क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, इसका राइट आंसर आपके पास या नन हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं कि आर्टिकल 21A जो है क्या डील करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये डील आपके पास करता है, इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। कंपल्सरी एजुकेशन जो है 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाए, ये फंडामेंटल राइट्स 21A में जोड़ा गया है। आपको पता है कि आर्टिकल नंबर आपका 21 फंडामेंटल राइट है और इसमें 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा ये इंश्योर किया गया कि 6 to 14 के बीच के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन होना चाहिए। सो ये जो 21A है, ये प्रोविजन आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि आपका 2002 में हुआ, उसके द्वारा 21A ये इसमें जोड़ा गया है संविधान में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, इसको अब जो फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। और ये प्रावधान आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 26 अमेंडमेंट एक्ट 2002 वैसे भी बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि इसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हुए, फंडामेंटल ड्यूटी में भी अमेंडमेंट हुआ और डीपीएसपी में भी इसके द्वारा अमेंडमेंट किया गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, स्टार्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आपके पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो स्टार्ड क्वेश्चन है ना, उसका क्या रिलेशन है? स्टार्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, बाकी नीचे ऑप्शंस दिए गए, दे आर टू बी आंसर्ड इन राइटिंग, दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड ओरली, दे आर टू बी आंसर्ड अप टू 1 वीक, नन ऑफ द अबव। सो आपको मालूम होगा कि जो आपका पार्लियामेंट का सेशन होता है या आपका असेंबली का सेशन होता है, उसमें जो पहला फर्स्ट आवर होता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। और जनरली जो हाउस की शुरुआत आपकी 11 o'clock से शुरुआत होती है और 11 से 12 के बीच का जो टाइम, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद जो नेक्स्ट आपका सेशन नेक्स्ट आवर होता है उसे हम कहते हैं जीरो आवर। तो क्वेश्चन आवर के अंदर जो जनरली 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है, दैट इज स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो यही वो क्वेश्चन है। एक तो स्टार्ड क्वेश्चन है, दूसरा अनस्टार्ड है, तीसरा आपके पास है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा कि स्टार्ड क्वेश्चन का रिलेशन क्या है, कि दे आर टू बी आंसर ओरली, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्ड क्वेश्चन, हाँ जी, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी होना चाहिए, नॉट ए, जिसका कि आपको ओरली आंसर देना है। ओरली आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी होगा। देखो, स्टार्ड और अनस्टार्ड में क्या है, पहले तो हम सबसे पहले इन तीनों तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। तो इसमें शॉर्ट नोटिस और स्टार्ड और अनस्टार्ड में कुछ डिफरेंसेस को हम सबसे पहले समझेंगे। स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 10 डेज की नोटिस की आवश्यकता होती है। दीज क्वेश्चंस में आस्क प्रीवियर टू 10 डेज नोटिस। इन दोनों ही क्वेश्चन को पूछने के लिए, यानी कि क्वेश्चन आवर में इस पे क्वेश्चन पूछने के लिए पहले 10 दिन पहले का नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपके शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं, उसके लिए लेस देन 10 डे के नोटिस की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन के लिए 10 डे का नोटिस मैंडेटरी होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 10 डे पहले ही नोटिस देना पड़ता है कि हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और स्टार क्वेश्चन में जनरली इसमें कि स्टार अंकित होता है और इसका आंसर जो कंसर्न मिनिस्टर है पर्टिकुलर डेट को ओरली देते हैं। और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन ओनली राइटिंग फॉर्म, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो आपके पास वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको आंसर ओरली देना होता है। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the sole authority to decide whether a bill is money bill or not? So आप ये देखेंगे, ये जितने भी हमने इंडियन पॉलिटी पे हमारे भी वीडियोस आए हैं,
सब में इंडियन पॉलिटी वाले वीडियो में सब में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बना हुआ है। मनी बिल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी बिल है या नहीं, अथॉरिटी कौन है, कौन डिसाइड करता है इसको। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। तो सीधा इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। तो मनी बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल का जो आर्टिकल डील करने वाला 110 है, जिसमें किसकी डेफिनेशन दी गई। तो डेफिनेशन वाला जो आर्टिकल है दैट इज 110। और आर्टिकल नंबर 109 है, उसमें प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोविजंस है कि मनी बिल को के संबंधित में क्या क्या प्रोविजन है। तो चलिए मनी बिल के बारे में बात करते हैं। मनी बिल है या नहीं, मनी बिल कौन सा है, तो आर्टिकल 110। और मनी बिल का डिसीजन इसमें स्पीकर। और प्रोसीजरल पार्ट आपका आर्टिकल नंबर 109। मनी बिल एक्सक्लूसिवली कैन मूव इन द लोकसभा। और मनी बिल जो है इसमें एक्सक्लूसिव राइट आपका लोकसभा का ही होता है। इट मस्ट बी पास्ड बाय द लोकसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद जो सेकंड हाउस में जब ये ट्रांजिट होता है, तो सेकंड हाउस के पास सिर्फ 2 वीक्स का टाइम होता है, यानी कि 14 डेज का टाइम होता है इस पे रिवर्ट करने के लिए। अगर आप अपर हाउस इस पे रिवर्ट इसको पास कर देता है तो उसे पास माना जाएगा, इसको होल्ड कर देता है तो भी इसको पास माना जाएगा, यदि इसको रिजेक्ट करता है तो भी इसको पास माना जाएगा। इसका ये सीधा मतलब ये हो रहा है कि मनी बिल के संदर्भ में जो एक्सक्लूसिव राइट है वो आपके पास लोकसभा यानी कि लोअर हाउस में होता है। और इफ मनी बिल इज नॉट पास्ड इन द लोकसभा, अगर मनी बिल डिफीट हो जाता है हाउस के अंदर, तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उनको उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आर्टिकल जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आर्टिकल नंबर आपका 76 है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हिज टेन्योर इज जनरली बेसिकली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। और जो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के बराबर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सेम क्वालिफिकेशन जो अटॉर्नी जनरल की होती हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो ड्यूटी है, जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं और लीगल मैटर पे गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। और ये पार्लियामेंट में he can speak in the parliament, he can be the part of the parliamentary committee in the parliament, but he hasn't any right to vote in the parliament। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें तो अभी अटॉर्नी जनरल जो भारत के आर वेंकटा रमनाई रमनई जो है, आर वेंकटा रमनई जो है भारत के प्रेजेंट अभी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हाट एक्सक्लूसिव पावर डज आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्टोड अपॉन राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर को लेकर पूछा गया है। और इसमें भी एक्सक्लूसिव पावर की यदि हम बात करेंगे तो आर्टिकल 312 दिया गया, यानी कि ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, इसको समझते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर आर्टिकल नंबर 312 में दी गई है वो क्या है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। देखो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, जिसमें कि राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा आपका लोअर हाउस है, दोनों ही हाउसेस के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका जो है राज्यसभा की पावर के संदर्भ में, तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। एक तो आर्टिकल 312 है जिसमें कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि जो नई ऑल इंडिया सर्विस है उसके क्रिएशन से संबंधित जो बिल है वो केवल राज्यसभा में ही शुरुआत उसकी की जा सकती है, लोकसभा में नहीं। आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज भारत में 3 है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं। तो यदि कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है तो इससे संबंधित जो भी बिल होगा, जो भी लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, वो राज्यसभा इसकी शुरुआत करेगा। ये एक्सक्लूसिव पावर जो राज्यसभा के पास दी गई है। दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 249 है जिसके तहत भी राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। अब 249 आर्टिकल जो बताता है कि स्टेट लिस्ट पर
आपको पता है कि 7 शेड्यूल के अंदर 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो स्टेट लिस्ट पर नेशनल इमरजेंसी के टाइम में या कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि जो आपका राज्यसभा है उस पे कानून बना सकती है। यानी कि आर्टिकल 249 राज्यसभा को शक्ति प्रदान करता है कि राज्यसभा स्टेट यानी कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखती है। हालांकि ये हमेशा नहीं, इसके पीछे भी कुछ आपके सर्टेन आपके सर्कमस्टांसेस होंगे, उस समय ही राज्यसभा जो है, जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बना सकती है। तीसरी जो एक्सक्लूसिव पावर है दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 67 बी। 67 बी क्या कहता है? 67 बी डील्स विद द आर्टिकल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिमूवल है उसका एक्सक्लूसिव राइट जो है राज्यसभा में ही है। यानी कि राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को भारत में हटा सकती है। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है उसकी शुरुआत राज्यसभा में की जा सकती है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अमेंडमेंट प्रोसेस है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो चैप्टर नंबर 4A है, यानी कि पार्ट नंबर 4A है, व्हाट इट डील्स, ये क्या डील करने वाला है? तो आपको पता है कि पार्ट नंबर 4A हमने बाद में जोड़ा है, विच इज डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। तो पार्ट नंबर जो 4A है इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने जोड़ा है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, इसके द्वारा हमने पार्ट नंबर 4 में ए जोड़ा है, जिसमें कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को समाहित किया है। और स्वर्ण सिंह कमेटी की ये रिकमेंडेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो चैप्टर जो पार्ट नंबर 4A है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। और इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके शासनकाल में ये बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ, जिसे 42nd अमेंडमेंट 1976 कहते हैं। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कुल मिला के 8 होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ओरिजिनली जो है इसमें जोड़ा, और एक यानी कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ दी गई, जिसमें कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन के लिए वो स्कूल भेजे। तो कुल मिलाकर जो फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंडेशन 8 जो ड्यूटीज की थी, और 42nd अमेंडमेंट जो 1976 हुआ उसके द्वारा 10 ड्यूटी को जोड़ा गया, और 11th ड्यूटी 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ी गई है। तो कुल मिला के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज हैं वो आपकी 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हु वाज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का स्पीकर कौन है आपके पास? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आपसे पूछा गया है इंस्टेड। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेन्योर, उनके नाम आपको एग्जैक्टली मालूम होने चाहिए। आप एचपीपीएससी के लगातार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को देखेंगे, कई बार उनसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार मैच करने को क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्पीकर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम, उनका टेन्योर और उनके उनसे संबंधित यदि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर का तो बहुत आसान है, जीबी मावलकर है ये। और पहली लोकसभा आपको पता है कि भारत की 1952 में बनी, भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए, और पहली लोकसभा भी भारत की 1952 में ही बनी है। प्रेजेंट जो लोकसभा भारत की चल रही है उसमें स्पीकर अभी ओम बिरला है, जो कि आपके राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं। कोटा पार्लियामेंट्री जो सीट है, लोकसभा सीट है, उसके उससे वो एमपी हैं। तो प्रेजेंट अभी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है उनका नाम ओम बिरला है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्र जो पति हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो इट्स वेरी इजी। तो ये जो आपके दोनों ही हाउसेस आपके हैं, यानी इसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। तो बोथ हाउसेस के जो मेंबर है यानी कि लोकसभा और आपके राज्यसभा, दोनों हाउसेस के मेंबर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं, लेकिन उसमें इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और सभी स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर यानी कि एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में
सिर्फ लोकसभा के सभी मेंबर और लोकसभा और आपकी राज्यसभा के दोनों हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड ही, और राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट असेंबली का भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को ही रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे लगातार प्रियम्बल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रियम्बल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये बताना है कि विच इज इनकरेक्ट। इन दिनों अगर आप देखेंगे एचपीएस के एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको आंसर करने से पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल ठीक दे सके। कई बार क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो सकता है। चलिए, तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज करेक्ट। इट वेस्ट power in the people of India. It's right. It defines state as a sovereign, socialist, sectarian, democratic republic. तो आई थिंक यही गलत होगा, क्योंकि जो है ना सेक्टेरियन नहीं है, सेक्ट्स में नहीं बंटा है भारत, सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक तो है ही, और इसमें एक और चीज है, दैट इज सेकुलर भी है इंडिया। तो सी गलत होना चाहिए, बाकी इसका राइट आंसर आपके पास सी ही होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। प्रियम्बल is a soul, is a introduction, is a philosophy, is a key of the constitution. And preamble का जो कॉन्सेप्ट है, it has been borrowed from the constitution of America. preamble हमें तीन चीजें बताती हैं। one thing is the authority, second thing is basic nature of the state, third is objective क्या है इस पॉलिटी का, और फोर्थ है अडॉप्शन की डेट, यानी कि हमने संविधान कब बनाया है। एंड प्रियम्बल में भी एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, जिसके द्वारा हमने तीन वर्ड जोड़े हैं, दैट इज सोशलिस्ट हमने जोड़ा है, सेकुलर हमने जोड़ा है, और फ्रेटर्निटी शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन द राइट टू फ्रीडम एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो राइट टू फ्रीडम है, विच इज आर्टिकल 25 टू 28, it is a fundamental right, and it is enshrined originally in the constitution, and it is a part of the part number 3 of the constitution। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स ये भी है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी है। तो आई थिंक फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जो है, इट इज नॉट मेंशन इन द दिस राइट टू फ्रीडम। सो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश फ्रॉम चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो फंडामेंटल राइट से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको अबॉलिश किया गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर स्टार्ट पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका अबॉलिश हुआ है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। जनता पार्टी के समय भारत में सरकार थी 1978 में, मुरारजी देसाई के टाइम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जो है, एक बहुत बड़ा फैसला आया और बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को अब जो है फंडामेंटल राइट से हटा के इसको लीगल राइट कर दिया गया है। सो फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में था, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको हटाया। अब पार्ट नंबर 20 के अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, और 300A है ये। नाउ इट हैज बीन मेंशन्ड एज अ लीगल राइट। अब ये लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ आपके पास मैच करने को दिया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो ये आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और आपके पास यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 होगा, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत है, यूपीएससी आपका जो है 315 में है,
और कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपका 340 के अंदर दिया गया है, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले क्वेश्चन भी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल, प्रोविजन, ऑर्गेनाइजेशन, अमेंडमेंट, ये तमाम सारे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following are not the members of the electoral college for the president of India? So this is one of the most important question। आपके पास डी, चार ऑप्शंस दिए गए, इसका राइट आंसर आपके पास डी होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन मेंबर नहीं होते। सो इसका डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। और इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की इलेक्टेड एमपीज और ऑल असेंबलीज की इलेक्टेड एमएलए का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा 70th अमेंडमेंट है 1992 का, जिसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर को भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में जगह दी गई है। 70th अमेंडमेंट है ये आपका 1992 का, जिसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की जो आपकी यूटीज हैं उनको भी जगह दे दी गई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या गलत है? ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की एब्सेंस पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना पड़ता है। तो पहली स्टेटमेंट यानी कि ए आपका करेक्ट है। और हमने ये बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रोल प्ले करते हैं। सेकंड है, ही इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये आपके पास बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जो ड्यूटी है वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन की ड्यूटी है, वो अपर हाउस के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। थर्ड पढ़ेंगे, ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय एन इम्पीचमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। इम्पीचमेंट टर्म का इस्तेमाल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए किया गया है, विच इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 61। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द राज्यसभा में जो रेजोल्यूशन के द्वारा, और इसमें लोकसभा जब एग्री कर जाए, तो इसका डी जो है इनकरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द राज्यसभा कैन डिले द पैसेज ऑफ मनी बिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मनी बिल का जो पैसेज है उसको कितने टाइम तक राज्यसभा डिले कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास 2 वीक्स यानी कि बी। तो इसका हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑफिसेज हेल्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्पीकर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कई बार यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार जो है इनका टेन्योर और कई बार मैच करने को भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपको यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है लोकसभा के स्पीकर का। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश वासुदेव मावलकर, ये बिल्कुल ए में लग रहा है। बी और सी तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जीबी मावलकर पहले स्पीकर थे, तो बी और सी तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो हम ए और डी को देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एलिमिनेशन की टेक्निक के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। तो ए और डी में से देखते हैं कि अब राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहला गणेश वासुदेव मावलकर बिल्कुल सही, और ए में देखेंगे सरदार हुक्म सिंह, यहाँ भी सरदार हुक्म सिंह थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी है, और यहाँ सुमित्रा महाजन है। तो अगर आपको मालूम होगा 2014 में जब मोदी रिजीम यानी मोदी गवर्नमेंट बनी, जो 2014 में लोकसभा बनी थी, उसमें सुमित्रा महाजन जो है भारत की लोकसभा स्पीकर बनी थी, और नीलम संजीवा रेड्डी जो स्पीकर है वो पहले रह चुके हैं। तो राइट आंसर आपके पास इसमें ए होना चाहिए, राइट ऑर्डर आपका ए ही होगा। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कमेटी ऑफ द लोकसभा? आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। तो आपके पास इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सी होना चाहिए, एस्टिमेट्स कमेटी लोकसभा की, या ओवरऑल पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी एस्टिमेट कमेटी होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के दो तरह से पूछने की संभावना हो सकती है कि लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी, एस्टिमेट, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी, ये भी आपकी एस्टिमेट कमेटी होती है। एस्टिमेट कमेटी में टोटल मेंबर आपके 30 मेंबर होते हैं, ऑल आर फ्रॉम द लोकसभा। सो इसका राइट आंसर होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं कि राइट टू फ्रीडम जो आपका राइट है उसके संदर्भ में क्या असत्य है। तो राइट टू फ्रीडम, कुल मिला के ये 19 से लेकर आर्टिकल शुरू हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट्स का, और आपका कुल मिला के 22 तक है। तो फ्रीडम ऑफ जो फ्रीडम ऑफ राइट जो है इज लिस्टेड फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28। अच्छा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अच्छा वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये राइट टू रिलीजन आपसे पूछा गया है। तो रिलीजन आपका 25 से लेकर आपका 28 के बीच में है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज लिस्टेड फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, ये बिल्कुल सही पहली स्टेटमेंट। आपको बताना है कि विच इज इनकरेक्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो ये बिल्कुल आपका सही हो गया। ये भी आपकी इसमें जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। और डी आपके पास है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कन्वर्जेंस, विच इज डी इज इनकरेक्ट। कन्वर्जन जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दायरे में नहीं आता, तो उसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो वोटिंग राइट्स है वो 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया किस संविधान अनुशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपके पास ए होना चाहिए। 61st अमेंडमेंट है ये, जो कि आपका 1989 में हुआ है, जिसके द्वारा जो वोटिंग एज है इसको रिड्यूस किया गया। और ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन, जो एग्जीक्यूटिव पावर इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 53 के अंदर, ये जो पावर दी गई 52 के अंदर प्रेसिडेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 53 के अंदर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर आपके पास प्रेसिडेंट होगा। इस क्वेश्चन के भी दो तरह से आने की संभावना है कि रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है इट इज एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन अभी तो आपसे पूछा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसमें है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए एग्जाम में कि ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर को कौन एक्सरसाइज करता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये आर्टिकल आपका 53 होगा। कुल मिला के आपने पॉलिटी में देखा होगा कि क्वेश्चन आमतौर पे वही प्रेडिक्टेबल चैप्टर्स होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट प्लस आर्टिकल आपको दोनों ही पढ़ के एग्जाम में जाना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.